ध्यान, योग और विचारों की नई सोच के साथ विश्व पटल पर ले जाने वाला सदियों में एक फिरला पैदा होता है। मैं जज्बातों से बेईमानी कर नहीं सकता। सच तो ये है कि घुट घुट के मर नहीं सकता। खुदा ने मुझे शायरी की तौफीक बख्शी है। बहुत खूब। खुदा ने मुझे शायरी की तौफीक बख्शी है। मैं उसकी रहमत से गफलत कर नहीं सकता। मैं उसकी रहमत से गफलत नहीं कर नहीं। बहुत खूब। बड़ा फंक्शन हो रहा हो, गंभीर साहब जब शायरी सुनाते हैं तो इनकी शायरी सुन करके लोग एकदम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। हम और भी काफ़ी शायरों को बुलाते हैं वहाँ, काफ़ी अच्छे अच्छे शायरों को, कईयों को, किसी को दिल्ली से बुलाया, कभी किसी को पंजाब से बुलाया, लेकिन वो सब बिल्कुल फीके नज़र आते हैं इनकी शायरी के सामने। एक तो इनका अंदाज़े बयां इतना अच्छा है, ये जो भी सुनाते हैं, चाहे वो हमने 20 बार सुना हो शायर, वो हर बार नया ही लगता है। इनका सुनाने का तरीका इतना अच्छा है, इतना हर इंसान को प्रभावित कर देता है कि इंसान जो है दिल करता है कि भाई हम इनकी शायरी को सुनते ही रहें। दौलत से यहाँ रिश्ते हैं, दौलत से यहाँ रिश्ते हैं, वरना ये रिश्ते यहाँ रिश्ते हैं। और खाली जेब को है दूर से सलाम, वरना तो रिश्ते ही रिश्ते हैं, वरना तो रिश्ते ही रिश्ते हैं। लेखन यात्रा के मध्य ओशो की विचारधारा से प्रभावित हुए ओशो की फिलॉसफी गंभीर के दैनिक जीवन शैली, आचार व्यवहार में शामिल है। पहले इसको ऐसे समझते हैं कि किस इंसान की शख्सियत के ऊपर किस तरीके के विचार प्रभाव करते हैं। अगर सरफेस साफ हो तभी उसके ऊपर कोई बैठने की चेष्टा करता है या हिम्मत करता है। अगर सरफेस के ऊपर ऑलरेडी बहुत कुछ पड़ा हो तो आदमी सोचता है यहाँ पे बैठने का पॉइंट ही नहीं, क्योंकि काफ़ी कुछ पड़ा हुआ है। उसी तरीके से जो विचार होते हैं वो पहले देखते हैं कि इंसान की परसेप्शन, उसकी रिसेप्शन किस हद तक है, ताकि वो उसके ऊपर जहन में बैठे। तो अगर विचार बैठ रहे हैं तो इसका मतलब जहन में कोई बात तो है कि वो विचार वहाँ बैठे हैं जी। और एक बार जब कोई, हम लोग इन्फ्लुएंस हर कोई होता है, हम इंसान हैं, अगर हमें किसी की बात अच्छी लगती है हम उसको अपने आचार विचार व्यवहार में उसको झलकाते हैं। और आपको बताते हुए मुझे हर्ष महसूस हो रहा है। कई बार ऐसा भी हुआ कि जो गर्मियों की 3 महीने की छुट्टियां थी उसमें मैं घर नहीं जाया करता था और मैं ओशो के साहित्य का अध्ययन करता था। उन दिनों में कैसेट्स और सीडी आनी शुरू हो गई थी। घंटों बैठ के उनकी सीडी सुनना। आप ओशो का कोई भी पुस्तक का वर्णन करें, उसका जिक्र करें, मैं आपको ये बता दूंगा कि उस किताब में क्या लिखा है और किस ढंग से लिखा है। कारण ये है, मैंने इतने गहरे में ओशो का अध्ययन किया। ओशो की एक बहुत इम्पोर्टेंट टीचिंग ये रही है कि इंसान को इवॉल्व करते रहना चाहिए। यू नो, यू शुड बी ओपन माइंडेड अबाउट थिंग्स। और डैड ने ये चीज़ हम लोगों के अंदर इम्बाइब करी है इन ड्यूरिंग आवर ग्रोइंग अप ईयर्स। सो इस वजह से हम दोनों की, डैड और मेरी रिलेशनशिप बहुत ओपन रही है। मुझे कभी कोई हिचकिचाहट नहीं हुई उनसे किसी भी बारे में बात करने की। और क्योंकि हम लोग फिलॉसफी के लेवल पे बात करते हैं, तो चाहे वो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप हो, चाहे वो फ्रेंडशिप्स हो, चाहे वो दो बहनों की रिलेशनशिप हो, हम लोग हर चीज़ के ऊपर गंभीर साहब ने खुल करके चर्चा किया है। जीवन के इस पड़ाव में उनकी वैचारिक और सृजनात्मक ऊर्जा का स्रोत आचार्य ओशो हैं। हर दिल अजीज मुकेश गंभीर की शख्सियत की तरह ही उनकी कविता, शायरी और रुबाइयां दिल में उतरने लगती हैं। गंभीर के लिखने का राज अपने हर जज्बे के साथ ईमानदाराना सलूक है। चेतना के मंथन से जिंदगी का एक नया सफर शुरू हुआ। 1997 में कतरा कतरा एहसास पुस्तक से साहित्य जगत में दस्तक दी। 95 में मेरी पहली पुस्तक आई थी जिसका नाम था कतरा कतरा एहसास। दरअसल वो भी एक लंबी जर्नी है।
जब मेरी पहली पुस्तक कतरा कतरा एहसास आई, मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि शायरी इसमें कितनी है और मेरे ख्यालात कितने हैं। हुआ ये कि उन दिनों में मैं सोनीपत में पोस्टेड था और मुझे याद है उन दिनों में जुडिशरी में एक बहुत उच्च कोटि की महिला थी जो वहाँ पे एडिशनल सेशन जज की पोस्ट पर थी। मैंने डरते डरते उनको अपनी पहली पुस्तक दी और इस डर से कि कहीं वो ये ना कह दें कि भाई ये क्या है, ये शायरी है या आपने खाली अपने जज्बात उड़ेल के रख दिए हैं। लेकिन जब मैं लगभग 5 दिन बाद उनसे मिलने गया और उन्होंने जिस आदर सत्कार से मुझे बिठाया और ये कहा मेरे एक एक अशार को पढ़कर कि गंभीर साहब ये क्या लिख देते हो आप, और एक पर्टिकुलर अशार पर तो आके वो रुक गई, पर कम से कम मेरी प्रेजेंस में उन्होंने 5-7 बार पढ़ा और ये कहा कि इतना संवेदनशील शेर मैंने जिंदगी में पहले नहीं पढ़ा। उनको ऐसे लग रहा था जैसे वो शेर उनके अपने जज्बातों को कहने का जाती हैं। एक मुशायरे में जहां उनकी अपनी ऑडियो सीडी लॉन्च हो रही थी तो उसमें मुझे मौका मिला था कि मैं उनकी शख्सियत के मद्देनज़र कुछ कहूं। तो मैंने उस वक्त कहा था कि गंभीर जी मेरी शायरी में रुचि है तो मैं जो कुछ भी आपके बारे में कहूँगा वो एक शायरी के ही रूप में होगा, उसी अंदाज में रहेगा। तो उसी हवाले से मैंने एक नज़म लिखी थी और मंच पे पढ़ी थी। मैं इनके साथ कई ऐसे ओकेजन्स पे गया हूँ, चाहे वो सांस्कृतिक हों या ऑफिस सराहना अंदाज में हों। जैसे CNI की मीटिंग्स में हम गए जहाँ विज्ञान भवन में थे, तो इनका व्यक्तित्व अपने आप में काफ़ी सराहनीय है। मैंने इनको देखा है जब ये बोलते हैं सिचुएशंस पे, किसी भी सिचुएशंस पे, तो बहुत इफ़ेक्टिव होता है और लोग रियली अप्रिशिएट करते हैं इनकी शायरो शायरी को और इनके बोलने के अंदाज को भी। कि मैं दिलों के सच्चे जज्बात लिखता हूँ और होंठों तक आके जो रुक जाएं अल्फाज लिखता हूँ। कहने को कहता हूँ मैं बात अपनी, पर उसमें छुपी तुम्हारी ही बात लिखता हूँ, उसमें छुपी तुम्हारी ही बात लिखता। जज्बातों से लबरेज मुकम्मल इंसान की रूहानियत तथा इंसानियत के रंग में सन 2006 में परवाज़े एहसास आया। पुस्तक परवाज़े एहसास का विमोचन मुख्य आयकर आयुक्त श्रीमती सरोज बाला जी ने किया। मुकेश गंभीर की कविता हो या रुबाइयां इंसान के जहन पर चोट करती हैं। उन्हें महारत हासिल है छोटी छोटी रुबाइयों के जरिए से बड़ी बड़ी बात कहने की। देखिए मैं आज फिर से रो दूंगी, देखिए मैं आज फिर से रो दूंगी, तुमने पूछा जो मुझसे दर्दे हाल दिल का। जिंदगी के किसी भी पड़ाव पर जब कोई हताश होता है, परेशान होता है, नाउम्मीद होता है, तो वो हौसला देते हैं। बुलंदियों से गिरने में दर्द होता है, बर्फीली हवाओं का हर झोंका सर्द होता है। ठोकर खा के तो गिरी जाते हैं सभी, जो उठ खड़ा हो बस वही मर्द होता है, बस वही मर्द होता है। इंसानी रिश्तों के दर्द बयां करती रुबाई रिश्तों के जख्मों को एक तरफ महसूस करते हैं तो दूसरी तरफ प्रेम की निश्चल अनुभूति भी करते हैं।
उनका प्रेम आकर्षण से परे है, अंतः मन के प्रेम रस को भी प्रकट करते हैं, जाहिर करते हैं। इंसानी फितरत के विरोधों में विरोधियों को सहज भाव से नकारते हैं।